नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं इंदौर ज़िले के खत्री खेड़ी में। दोस्तों आइए जानते हैं कि कितना पुराना डेयरी फार्म है, कितनी बफेलो, कितनी काव है, कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है और फीडिंग में इन्हें क्या क्या दे रहे हैं। दोस्तों आज लगभग इस महंगाई के समय में डेयरी फार्म चलाना एक डेयरी फार्मर के लिए बहुत ही बड़ा काम हो गया है, क्योंकि दोस्तों खर्चे काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेबर मिलती नहीं है, दूध के रेट काफ़ी कम है। हमारी एमपी की जो सरकार है वो दूध के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सहयोग ना के बराबर है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस प्रकार से अपना डेयरी का संचालन करते हैं और कितना मिल्क का प्रोडक्शन करते आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? जीवन जाधव। सर बताएं कितना पुराना डेयरी फार्म है अपना ये? सर ये 2003 का है, जून 2003 से। हाँ। तो लगभग कितना समय हो गया है? करीब 20 साल के लगभग। 20 साल हो गया। हाँ। सर ये बताएं कि कितने पशुओं से शुरुआत की थी आपने? सर मेरे पिताजी ने 2 पशुओं से शुरुआत की थी। अच्छा। आज 10 भैंस और 10 गाय के लगभग मेरे पास है। टोटल 20 एनिमल है। हाँ। ये बताएं कि सर अभी मिल्किंग में कितने पशु हैं, दूध कितने दे रहे हैं? 7 गाय और 7 भैंस दूध दे रही है मेरे 7 गाय और 7 भैंसें दूध दे रही है। जी सर। सर ये बताएं कि अभी कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है पर डे का? मतलब 65 से 70 लीटर एक टाइम। मतलब दोनों टाइम की बात करें तो 130 से 140 लीटर दूध हो जाता है। हाँ बिल्कुल। सर ये कहाँ पर देते हैं आप? सर ये इंदौर में जाकर मतलब फुटकर देते हैं। अच्छा। हाँ। खुद ही स्वयं बंदी बांटते हैं? हाँ स्वयं। क्या रेट में देते हैं? सर अभी 57-58 का रेट चल रहा है। 57-58? जी सर। तो सर ये बताएं कि जैसे आपने बताया 57-58 का रेट है, 140 लीटर पर डे का दूध हो जाता है, तो महीने की बिलिंग आपको कितना अर्निंग हो जाता है? महीने का टोटल बिल कितने का बन जाता है? सर मतलब मेरी कमाई हो जाती है 40 से 50 हज़ार रुपये। अच्छा। टोटल मिल्क कितने का बेचते हैं आप? 2,30,000 40,000 के लगभग बैठ जाता है। 2,30,000 से 40,000। हाँ। इसमें सर ये बताएं कि जैसे सूखा चारा, हरा चारा, लेबर का खर्चा, खली का कॉस्ट, मेडिसिन का खर्चा या पूरे फार्म को मेंटेन करने में कितना खर्च हो जाता है जैसा आपने बताया अभी? मुझे करीब 170 के आसपास इसमें चला जाता है। 170 चला जाता है। हाँ। अभी कितने लोग काम करते हैं इसमें? 2 कर्मचारी हैं और 2 भाई हम, 4 जने काम। 4 लोग काम करते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं वीडियो में काफ़ी बहुत ही अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की बफेलो हैं। तो फीडिंग में क्या देते हैं आप? सर हम बिनोला खली देते हैं। अच्छा। और थोड़ी बहुत पशु आहार बस। पशु आहार और बिनोला खली देते हैं। हाँ। और मिनरल में क्या क्या देते हैं? मिनरल में कुछ भी नहीं देते। कुछ भी नहीं देते? कुछ भी नहीं। और हरे चारे में क्या देते हैं? सिर्फ अपनी जो घर का चारा है, मक्का वगैरह का वही देते हैं। और बरसीम वगैरह? हाँ बरसी देते हैं ना। बरसी हाँ, सीजन के हिसाब से। सीजन के हिसाब से देते हैं। सर आपके पास घर की ब्रीड कोई आपने तैयार की हो, कोई पाड़ी या गाय? हाँ मेरे पास इसमें 50% घर का ही है। घर के ही है? हाँ। आपके पास जैसे वीडियो में हमने देखा कि बुल भी काफी अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर का है। हाँ, कितनी उम्र है उसकी? उसकी ज्यादा 24 महीने से ऊपर है बस। 24 महीने से ऊपर है। हाँ। तो मतलब खुद की भैंसें उसी से कंसीव होती है? हाँ अभी 3 महीने पहले वो चालू हुआ है। अच्छा। उसके पहले हमारे पास दूसरा था, उसको अब हमने बदल दिया। सर ये बताएं कि यदि एक 6 से 7 लीटर दूध देने वाली भैंस है, उसकी फीडिंग में आप खली में कितना देते हैं उसको आप? मतलब पर डे 4 से 5 किलो हम उसको बिनोला खली और पशुआहार मिला के देते हैं। मतलब 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम देते हैं। हाँ। सर ये बताएं कि अभी आपने वैक्सीनेशन कब कराया था? अभी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। हाँ, दिसंबर में जब ये सब जगह वायरस चल रहा था ना, वो उस समय आपने करवाया था। हाँ। सर ये बताएं कि फार्म चलाने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे थनेला हो या कोई समस्या आपको जो ज़्यादा परेशान करती हो? हाँ ये थनेला, ये रोग ज़्यादा आता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? डॉक्टर का सहयोग करते हैं, बाकी डायरेक्शन किसी की नहीं मिलती, डॉक्टर जो बताता है उसी के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा सर, इस बिज़नेस को जैसे आपने अभी आपके पास 20 से 30 एनिमल हैं, तो लगभग इस डेयरी फार्म को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे या फिर इतना ही रखना चाहेंगे? सर आगे सोच तो है, पर मतलब आगे कुछ विस्तार मिले, जैसे सरकार की तरफ से डायरेक्शन मिले जी, या कोई ऐसा व्यक्ति तो मिले कि यार आगे करना। हाँ गाइड, मतलब गाइड नहीं कर रहा है ना कोई, जैसे अच्छा, इंदौर गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, एमपी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, तो अगर कोई करे तो आगे बढ़ाने की सोचे, नहीं तो नहीं। सर आपके हिसाब से हमारी जैसे पंजाब और हरियाणा की, वहाँ की सरकारें काफ़ी दूध उत्पादकों के साथ काम करती है, काफ़ी बोनस देती है, काफ़ी रेट भी अच्छा मिलता है, तो आप हमारे यहाँ की सरकार से क्या उपेक्षा या रखना चाहेंगे कि इस प्रकार से कुछ बदलाव हो ताकि हमारे डेयरी फार्मिंग में लॉस ना हो और इस व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार से बढ़ा जाए? कुछ आपके भी कुछ सोच विचार हो तो आप बताएं। नहीं सर, जैसे सरकारों को ये सोचना चाहिए कि मतलब किसान अनपढ़ रहता है 50%। जी। तो उनको डायरेक्शन देना चाहिए जी। अब डायरेक्शन तो मिलती नहीं, जैसे वो रखा, एक भैंस रखी, दूध निकाला, बेच दी, ऐसा वैसा चलता रहता है जी। अगर वो समझाए कि इस प्रकार होता है फार्मिंग, ऐसा होता है, तो वो आगे समझेंगे और करेंगे। करेंगे। डायरेक्शन तो है नहीं, तो आगे जाएगा कैसे आदमी?
वही सर ये बताएं कि दूध का रेट वास्तविक में क्या होना चाहिए? जैसे आज जो खली का खर्चा आता है, बफेलो भैंस को खरीदने का खर्चा आता है, उसके हिसाब से रेट कितना होना चाहिए? सर आज की तारीख में 50 रुपये रेट तो कॉस्टिंग ही लग गई है। हाँ, मतलब इतना तो उत्पादन करने में खर्चा इतना तो खर्चा ही हो गया। सामने वालों को बेनिफिट क्या, कम से कम 60 से 70 रुपए के बीच में तो रेट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, प्योर होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज लगभग हम खली का रेट देखें तो काफी ज्यादा, दानों का रेट भी 40 रुपए केजी का लगभग हो गया है। 50 रुपये तो हम खर्चा कर ही रहे हैं, 50 से 60 रुपए के बीच में, तो फिर सामने वाले का बचना भी तो चाहिए। बचना भी चाहिए। उसके बाद में जैसे हमारी भैंसों को सीमन प्रोवाइड कराना चाहिए। अभी सीमन के बारे में सब अंधा कानून चल रहा है, किसी को कोई पता ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं हाँ, होता है। जो डॉक्टर बोल देता है वो लगवा लेते हैं। अब अच्छी बीट अच्छी क्वालिटी का क्या है किसी को पता ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा सीमन कहाँ से अवेलेबल होगा या कौन सा अच्छा है। यूट्यूब पे देखते हैं पंजाब हरियाणा में सरकारें प्रोत्साहित करती हैं, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से एक सफल फार्मर, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि सरकारों का भी हमें सहयोग होना चाहिए, या कुछ गाइड वो भी करना चाहिए, हमें सलाह देना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी डेयरी फार्मिंग में किस प्रकार से अच्छे से काम कर सकते हैं। सर ये बताएं कि यदि हमारे भारत के युवा नए जैसे डेयरी फार्मिंग करना चाहें तो शुरुआत में कितने पशु रखें या किन किन बातों का ध्यान रखें? नहीं सर, शुरुआत में जैसे अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कम से कम 2-3 पशुओं से चालू करें। अच्छा। तो साल भर में आपको उसका एक अनुभव हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप बढ़ा सकते किस हैं। प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं अपना डेयरी फार्म को, वो पता चल जाएगा। तो फिर वो उससे प्रोत्साहित होकर वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, पर इसमें सहयोग सबका होना चाहिए, परिवार का भी होना चाहिए, प्लस सरकारों का भी होना चाहिए। बराबर है, ये बात है। सर जैसे आपने मुर्रा ब्रीड रखी है तो ये कहाँ से परचेस की थी शुरुआत में आपने? सर ये अपने राजस्थान से मारवाड़ क्षेत्र आता है। अच्छा। वहाँ जाकर हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता है वो जाकर लाते हैं। अच्छा, जाते हैं वहाँ गांव में घूमकर लाना पड़ती है। अच्छा। अपनी क्वालिटी की पसंद करके आप ले सकते हैं। सर ये बताएं कि डेयरी फार्म जो आपका बना हुआ है इसकी साइज क्या होगी? सर ये 60 बाय 40 का बना हुआ है। अच्छा। मतलब रहने का भैंसों के, और जो उनका भंडारण वो अलग है। वो अलग है। हाँ। और इनका जो आप जो आहार जैसे वो भूसा रखते हैं, हाँ। वो कितने बाय कितने का सेट? वो 40 बाय 60 का है। और हाइट कितनी है उसकी? उसकी सर 25 फीट हाइट रखी है, जिससे ट्रक आता है बड़ा तो वो अंदर चला जाए, पूरी तरह खाली पूरे साल का स्टोर हो जाता है उसमें? हाँ, पूरे साल का एक बार में स्टोर कर लेते हैं। सर जैसे लंपी आया था पिछले साल, तो आपके फार्म पर किसी प्रकार की शिकायत लंपी नहीं, हमें तो नहीं आई शिकायत, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन करवाया था। बाकी सुरक्षाएं जो थी, साफ सफाई के बारे में जो हमने देख के किया हुआ था सब मामला। अच्छा। तो उसके वजह से कुछ हुआ नहीं है। सर आपके हिसाब से जैसे आप डेयरी फार्म अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में कोई चीज़ हो कि इस प्रकार से डेयरी फार्म की सुविधाएं होनी चाहिए, या हमें रेट ये मिलना चाहिए, या किस प्रकार से आपके अनुभव रहेंगे? नहीं, जिसे बढ़ाना तो सोचते हैं कि बढ़ाएं। हाँ। पर जैसे लेबर कॉस्टिंग, जैसे अब सरकारें लेबर को भी प्रोत्साहित नहीं करती कि जैसे इस फील्ड में आए। जैसे लेबर को भी अगर प्रोत्साहित करें तो लेबर भी इस फील्ड में आए, तो उसका भी सहयोग बहुत जरूरी है। वो भी सीखे, करे, समझे। वो भी सीखेंगे तो उनका भी सहयोग रहेगा, हमारा भी सहयोग रहेगा, तो काम चलता रहेगा आगे। काम चलता रहेगा। हाँ, लेबर इन चीज़ों से भागती है अब दूर। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें बचत नहीं होगी तो हम लेबर को भी नहीं दे पाएंगे। हमें अगर बचेगा तो हम लेबर को भी भरपूर दे पाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही दोस्तों। सर ये बताएं कि आप जैसे 50% दोनों रखते हैं, तो गाय क्यों नहीं रखते हैं ज़्यादा? आप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सर यही बात, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोली कि सरकारों का इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। गाय का दूध कोई पीना पसंद नहीं करता, लेता ही नहीं है, हाँ, कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ बोलते हैं गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम अच्छा होता है, उसमें सब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, पर उसको पीना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका फैट कम होता है। अच्छा। इसलिए उसकी डिमांड है नहीं मार्केट में, तो इसीलिए प्रोडक्शन के बाद रेट कम मिलता है। रेट नहीं मिलता ना सर, उसका 25 से 30 रुपये रेट मिलता है। इतना तो कॉस्ट आ जाता है, उससे डबल कॉस्ट लग रहा है। 20 रुपये में तो बिस्लरी की बोतल आती है और आज दूध बिक रहा है। इसी चक्कर में गाय का रुझान थोड़ा सा कम आता है। दोस्तों देखिए किस प्रकार से एक डेयरी फार्मर बहुत ही समस्याओं के साथ अपना डेयरी फार्म चलाते हैं और मिल्क का प्रोडक्शन करने के बाद शहरों में दूध पहुंचाते हैं। दोस्तों यदि हमारी सरकारें या एनडीडीबी जैसे नेशनल डेयरी फार्म हुए, ये अगर सहयोग में रहेंगे तो काफ़ी इन लोगों को बेनिफिट रहेंगे और काफ़ी अच्छी ब्रीड का उत्पादन ये ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी इनके पास रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि हमारे एक नए सफल फार्मर के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच पाए। सर आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर धन्यवाद।